वेलकम टू हॉरर नाइट्स विद देके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी रिमशा ने हमें मुल्तान से भेजी है। उनके मुताबिक ये एक सच्चा वाकया है जो तकरीबन आज से 25 बरस पहले उनकी वालदा के साथ पेश आया। तो आइए वक्त जाया किए बिना अपनी कहानी की जाने पड़ते हैं। ये वाकया हमारी अम्मी के साथ उस वक्त पेश आया जब मैं तकरीबन 2 साल की थी। मेरे वालिद साहब कराची में मुलाजमत करते थे, जबकि मैं और अम्मी अपने दादी दादा और चचाओं के साथ रहा करती थी। छुट्टियों पर अब्बू जब भी घर आते तो हमेशा हम लोगों को अपने साथ ले जाने की जिद करते, मगर दादी अम्मा उन्हें ये कहकर रोक देती कि जवान बीवी और मासूम सी बच्ची को लेकर तू कहाँ दर दर भटकता फिरेगा, और ऊपर से इतने वसाइल भी नहीं कि हम अपना मकान खरीद सके। खैर, अब्बू की जिद के आगे दादी अम्मा ने हार मान ली। अगली बार जब वो छुट्टियां गुजारने के लिए घर आए तो उन्होंने अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अरे शमीम आरा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा खरीद लिया है। मैं काफी अरसे से मकान के लिए पैसे जोड़ रहा था और हाल ही में एक मकान जो मुझे कम कीमत में मिल रहा था वो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है। एक तो ये मकान मुझे बहुत सस्ता मिला और दूसरा ये कि हमारी फैमिली के लिए इंतहाई मुनासिब है। अब्बू के मुंह से मकान का नाम सुनकर अम्मी तो खुशी से फूल ही ना समा रही थी। जल्द ही हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और अब्बू के साथ कराची शिफ्ट हो गए। इस मकान में एक कमरा, किचन और एक बाथरूम था, जबकि सहन काफी हद तक बड़ा और खुला। हमारी खुशी काबिले दीद थी, मगर हमें क्या पता था कि ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। खैर, जो भी था, हम 3 अफराद के लिए ये घर काफी था। हमारे उस मकान में शिफ्ट होते ही अगले दिन हमें एक पड़ोसन मिलने आई। शायद उसी औरत ने अब्बू को आधा मकान फरोख्त किया था। अम्मी से काफी देर तक बातें करने के बाद वो पड़ोसन अपने घर वापस चली गई। शाम को जब हम सोने के लिए अपने कमरे में लेटे तो तमाम रात एक अजीब सी बेचैनी होती रही। हालांकि हम सफर से काफी थक चुके थे, मगर नींद आंखों से मीलों दूर थी। काफी देर तक जागने के बाद जब हमें थोड़ी गनुदगी महसूस हुई तो एकदम छत पर जोर से धमाका हुआ। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कमरे की छत पर घोड़े दौड़ रहे हों। काफी देर तक हमें यही आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर एक लम्हे को खामोशी सी छा गई। हमने जैसे ही सोने के लिए दोबारा आंखें बंद की तो हमें सहन में किसी के चलने की आवाज आई। अम्मी को लगा कि शायद अब्बा घर आ गए हैं। उन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर सहन में झांका तो वहां कोई भी नहीं था। खैर, रात देर गए अब्बा घर आए तो अम्मी ने उनसे इस बारे में कोई जिक्र न किया और सुबह को सारी बात भूल गई। शायद उन्होंने इस बात को अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अगली रोज फिर अब्बू की नाइट ड्यूटी थी। काम पर जाते हुए उन्होंने अम्मी को तंबीह की कि जब तक मैं काम से वापस ना लौटूं किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। जब मैं सुबह दरवाजा खटखटाऊंगा तो तुम्हें आवाज दूंगा। इसके अलावा चाहे कोई भी हो, ना तो उसके लिए दरवाजा खोलना और ना ही घर से बाहर कदम रखना। अब्बू की ये बात सुनकर अम्मी को थोड़ा वहम तो जरूर हुआ, मगर उन्होंने इस बात का भी कोई नोटिस न लिया। अब्बा के जाने के बाद अम्मी ने जरूरी काम किया और हम दोनों माँ बेटी अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके लेट गए। तकरीबन रात के 12 या 12:30 बजे अचानक से तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। सहन में बिखरे हुए खुश्क पत्ते जोर जोर से सरसरा रहे थे। एक तो ठंडी हवा, ऊपर से आसमान से बरसता हुआ कोहरा इस माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। अगले ही लम्हे अम्मी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बाहर का दरवाजा खटखटा रहा हो। अम्मी परेशान होकर बिस्तर से उठ बैठी। ओ खुदाया, रात के इस वक्त भला कौन हो सकता है? कहीं सुबह तो नहीं हो गई? अम्मी ने जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जलाई और कमरे की खिड़की से बाहर सहन में झांकने लगे, मगर सहन में तो घुप अंधेरा था। उन्हें कोई भी चीज नजर न आ रही थी। उन्होंने जल्दी से लालटेन उठाई और बाहर सहन की जानिब भागे। दरवाजे पर अब भी जोर जोर से दस्तक हो रही थी। वो तेज तेज कदम उठाती हुई जल्दी से दरवाजे पर जा पहुंची। कौन है? अरे रिमशा के अब्बा, आप जल्दी घर आ गए। अम्मी ने फिर से आवाज दी, मगर उनकी आवाज का कोई भी जवाब न आया। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ शख्स
मुसलसल दरवाजा पीटे जा रहा था। अगर अम्मी दरवाजा न खोलती तो शायद वो ये दरवाजा ही तोड़ डालता। लेकिन हैरानी तो उस वक्त हुई जब दरवाजे पर कोई भी मौजूद न था। पूरी गली में एक सुनसान और खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। ये मंजर देखकर अम्मी घबरा गई और जल्दी से दरवाजा बंद करके उल्टे कदमों कमरे की जानिब दौड़ी। अगली सुबह हमारी वो पड़ोसन आज फिर से आदम की थी। अरे शमीम आरा, रात मौसम कितना खराब था, कहीं तुझे डर तो नहीं लगा? मैं भी तमाम रात करवटें बदलती रही। रात तो सच में बहुत शोर शराबा था। खैर डरने की बात नहीं, नया नया घर है ना, इसलिए यहाँ का आदी होने में तुम्हें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। पड़ोसन की जुबानी बातें सुनकर अम्मी को अब दिल ही दिल में शक होने लगा था। हो ना हो इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब वो औरत जाने लगी तो उसने एक बार मुड़कर अम्मी की जानिब अजीबो गरीब नजरों से देखा। अरे बहन, मैं तो कहती हूँ इस घर में कोई मिलाद या कुरान शरीफ का खत्म करा लो। वैसे भी तुमने नया घर खरीदा है। बस इतना कहकर वो पड़ोसन अपने घर वापस चली गई। हमें इस घर में आए हुए तकरीबन 1 महीना बीत चुका था, मगर आज तक हमने एक भी रात सुकून से ना गुजारी थी। रात को अक्सर ऐसा लगता कि जैसे कोई घर में चल रहा है या फिर हमारे कमरे से निकलकर बाथरूम की जानिब गया है। कभी किसी औरत के हंसने की आवाज आती तो कभी किसी की चूड़ियों की खनकार। कभी ऐसा लगता कि हमारे घर बहुत सारे मेहमान आ गए हैं और वो अजीबो गरीब जबान में बात कर रहे हैं। हमने कई बार उनकी जबान समझने की कोशिश की, मगर हमें कुछ भी समझ ना आया। हमारे साथ जब ये कुछ होता तो अब्बू रात की ड्यूटी पर होते। जब सुबह को अम्मी उन्हें रात वाले वाक़ये से आगाह करती तो वो हमेशा बात को टाल दिया करते। अरे भाई शमीम, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। आखिर ये सब तुम्हें ही क्यों महसूस होता है? फिर यूं हुआ कि हमारी एक रिश्तेदार खातून आई जो अम्मी की बहनों जैसी थी। उनके आते ही अम्मी तो जैसे पहले से ही भरी हुई थी। उन्होंने खाला को सब कुछ बता दिया। अरे बहन परेशान ना हो, तुम्हारे शौहर को जरा आ लेने दो, आज मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। आखिर क्यों तुम जैसी बेचारी को इस खंडर में ला डाला है, और ऊपर से इस खंडर जैसे घर में मिलाद भी नहीं कराया। वो खाला मेरे अब्बू को नाम लेकर मुखातिब किया करती थी। घर आते ही वो जैसे अब्बू पर बरस पड़ी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन अब्बू ने पूरे घर में मिलाद का एहतमाम किया और आस पड़ोस के तमाम लोगों को दावत दी। जैसे ही मिलाद पढ़ने वाले ने अपना मुंह खोला तो अचानक से एक टिड्डा उड़ता हुआ उसके मुंह के अंदर घुस गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ माइक अचानक से दूर जा गिरा और वो आदमी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। बस देखते ही देखते एक के बाद एक टिड्डे उड़ते आए और वहां बैठे हुए सभी मेहमानों के चेहरे से टकराने लगे। वो बेचारे मिलाद क्या पढ़ते, बस उन्होंने जल्दी जल्दी से मिलाद खत्म किया और अब्बू से इजाजत ली। हम सभी हैरान थे कि मिलाद खत्म होते ही तेज हवा और सारे टिड्डे अचानक से ही कहीं गायब हो गए। उस रात जब अम्मी सोने के लिए लेटी तो जैसे किसी ने उनका सांस बंद कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके जिस्म पर किसी ने मन्नो वजनी पत्थर रख दिया हो। वो दर्द के मारे तड़प रही थी, मगर उनके मुंह से आवाज ही न निकल पा रही थी। अगली सुबह अम्मी उठते ही रोने लगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। रात जो मैंने मंजर देखा, शायद अगर उसे तुम देख लेते तो कभी भी इस घर में न रहते। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत मनोवजनी एक बड़ा सा पत्थर मेरे सीने पर रख दिया है, और मेरे देखते ही देखते पूरे कमरे में बच्चे जमा होने लगे। उन सब की उम्र 10-12 साल के करीब होगी। वो सब भी मुझे देखकर हंसते रहे। मैं दर्द से चीखती चिल्लाती रही, मगर वो थे कि हंस हंस के लोटपोट हुए जा रहे थे। उनके सर पर पंडितों वाली चोटी सी बंधी थी, जबकि निचले धड़ पर काले से लंगोट। वो तालियां मार मार कर एक दूसरे से कह रहे थे, देखो हमने इस औरत से कैसा इंतकाम लिया है। शायद ये नहीं जानती कि ये हमारा घर है। ना तो हमने इनको मिलाद पढ़ने दिया और ना ही कभी यहाँ एक रात इन्हें चैन की गुजारने देंगे। और इतना याद रखो, वो टिड्डे हम ही थे जिन्होंने तुम्हारे मिलाद वालों को यहाँ से भगाया था। अब हम तुम्हें भी ऐसा भगाएंगे कि कभी मुड़ के भी इस घर की जानिब नहीं देखोगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने फिर से हमारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की तो सख्त नुकसान उठाओगे। इतना कहकर वो बच्चे एकदम से कहीं गायब हो गए।
उनके जाते ही एक औरत नमूदार हुई। उसने अपने माथे पे बिंदिया और मांग में सिंदूर भर रखा था। वो मुझे आंखें दिखाती हुई वहां से चली गई। अब तुम ही बताओ कि मेरा क्या कसूर है। मैं इस खंडर में एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। अगर उन्होंने मेरी मासूम बच्ची को कुछ कर दिया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बस इतना कहकर अम्मी जोर जोर से रोने लगी। मगर मेरे अब्बू थे कि अभी भी टस से मस नहीं हो रहे थे। देखो शमीमारा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जहन में कोई वहम बैठ गया है। मैं भी तो पूरा दिन तुम्हारे साथ इसी घर में गुजारता हूँ। बस कुछ महीनों की ही बात है, मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरे मकान का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर अब्बू अपनी जगह से उठकर बाहर चले गए। अगले दिन अब्बू को काम से छुट्टी थी, लिहाजा वो पूरा दिन हमारे साथ ही रहे। अम्मी किचन में काम कर रही थी, जबकि अब्बू उनके साथ काम में हाथ बटा रहे थे। अम्मी पानी भरने के लिए जैसे ही पीछे की जानिब मुड़ी तो उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उन्होंने अब्बू के पीछे एक लंबा और काला सा आदमी खड़ा हुआ देखा, जिसने अपने निचले धड़ पर एक काली सी लंगोटी बांधी हुई थी। उस पर नजर पड़ते ही अम्मी जोर से चिल्लाई, वो देखो, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अम्मी एकदम से डर के पीछे की जानिब हट गई, लेकिन जैसे ही अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी न था। अरे शमीम, तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या क्या कह रहे हो? कोई नहीं है? वो देखो, वो सामने। अब भी खूंखार नजरों से मेरी जानिब घूर रहा है। अम्मी ने खौफ के मारे हकलाते हुए अब्बा की जानिब देखा, मगर इससे पहले कि अब्बा दोबारा मुड़कर पीछे देखते, वो शख्स अचानक से कहीं गायब हो गया। उस रात अम्मी को बहुत तेज बुखार हुआ। उनका पूरा जिस्म खौफ के मारे लरज रहा था, जबकि मेरे अब्बू सारी रात उनके सिरहाने बैठे रहे। तकरीबन रात 2 बजे का वक्त हुआ तो कमरे में से ठक ठक की आवाजें आने लगी। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई कुदाल से फर्श को खोद रहा हो। अम्मी पर उस वक्त एक अजीब सी गनूदगी छाई हुई थी और वो दीवार की जानिब अपना मुंह किए मुसलसल किसी को देख रही थी। फिर अचानक उन्होंने एक जोरदार चीख मारी और फूट फूट कर रोने लगे। वो साकिब, मुझे फिर से वही काला आदमी नजर आया। वो कुदाल लेकर जमीन खोद रहा है। मैंने जब उससे पूछा कि ये तू क्या कर रहा है, तो बोला कि मैं तेरी कब्र खोद रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे इस घर में नहीं रहना, नहीं तो वो मुझे जान से मार डालेगा। इतना कहकर अम्मी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें दौरे पड़ने लगे। ना तो उन्हें दवा से आराम आ रहा था और ना दुआ से। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। अगले रोज मेरे अब्बू किसी मौलवी को घर ले आए और अच्छी तरह से पढ़ाई कराई। इस वाक़ये को अब 1 हफ्ता गुजर चुका था। घर में कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हुआ था। अम्मी दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि वो बलाएं टल गई, और ऊपर से बेटे के आने की खबर ने उन्हें पिछले तमाम वाक़यात भुला दिए थे। अभी उन्हें 7वां महीना खत्म पर था कि एक रात उन्होंने फिर से खौफनाक ख्वाब देखा। एक औरत घाघरा पहने और माथे पे बिंदिया लगाए ठुमकती हुई अम्मी के करीब आ खड़ी हुई। मैं आखिरी बार तेरे पास आई हूँ, या तो फिर ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, या फिर मैं तुझसे तेरा बेटा छीन लूंगी। इतना कहकर वो औरत फिर से कहीं गायब हो गई। उन्होंने फिर से अब्बू को तमाम बात बतलाई। देखो साकिब, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन मेरी औलाद से बढ़कर कोई नहीं। या तो ये घर छोड़ दो, या फिर मुझे और मेरे बच्चों को वापस छोड़ाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक बोझ तले दब गई हूँ। मेरी आंखें तो खुली रहती हैं, मगर मैं कुछ बोल नहीं पाती। अगर तुमने मेरी तरफ तवज्जो ना की तो शायद मैं किसी रोज तुम्हें मुर्दा हालत में मिलूं। अम्मी के मुंह से ये तमाम बातें सुनकर अब्बू एकदम से परेशान हो गए। अगले ही लम्हे जैसे उनके जहन में ख्याल आया, अरे शमीम आरा, क्यों ना मैं इन तमाम बातों का जिक्र करामत साहब से करूं। एक तो वो हमारे मोहल्ले के इमाम मस्जिद भी है और दूसरा नेक बुजुर्ग भी। हो सकता है कि शायद वही हमारे इस मसले का कोई हल निकालें। ठीक शाम को अब्बू इमाम साहब को अपने साथ घर ले आए। उन्होंने घर में कदम रखते ही हैरान कुन नजरों से अब्बू की जानिब देखा। अरे साकिब मियाँ, ये घर है या जिनों की अमाजगाह? आखिर तुम लोग यहाँ कैसे रह सकते हो? जिधर जिधर मेरी नजर जा रही है, मुझे तो हर तरफ जिन्नात के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें अपने घर वालों से जरा भी मोहब्बत नहीं?
तुम पहले मेरे पास क्यों ना आए? चलो खैर, जो भी होता है भले के लिए ही होता है। अब तुम तकरीबन 40 दिन तक मेरे पास आते रहोगे। और हाँ, याद रखना, मैं तुम्हें एक तावीज दे रहा हूँ। तुम और तुम्हारे घर वाले बाकायदगी से इसका पानी पीते रहो। और याद रहे, तुम्हारे घर में कोई एक भी कोना ऐसा ना बचे जिस पर तुम ये पढ़ाई वाला पानी ना छिड़को। इतना कहकर इमाम साहब चारपाई पर बैठ गए और जोर जोर से पढ़ाई करने लगे। फिर उन्होंने 4 तावीज बनाए, एक तावीज अम्मी और एक अब्बू के लिए, जबकि तीसरा तावीज मेरे लिए था। जाते हुए उन्होंने चौथा तावीज घर के दरवाजे पर लटका दिया। इतने में हमारी पड़ोसन भी आदम की। इमाम साहब को देखते ही उसके चेहरे पर कुछ इत्मीनान के आसार नुमाया हुए। वो बिना कुछ कहे ही हमारे घर में दाखिल हो गई और सीधा मेरी अम्मी के पास जा बैठी। अरे बहन, मुझसे एक गलती हो गई है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ये हालत हो जाएगी तो मैं ये मकान कभी भी तुम लोगों को फरोख्त ना करती। बस क्या करूं, मेरी मजबूरी थी, वरना ये आसेब ज़दा मकान मैं कभी भी तुम लोगों को फरोख्त ना करती। अम्मी ने हैरानी से उस औरत की जानिब देखा। कोई बात नहीं बहन, आखिर तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी। मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस उसी रात अम्मी ने फिर से एक ख्वाब देखा। अम्मी को वही औरत नजर आई, लेकिन पहले की निस्बत आज वो कदरे बीमार लग रही थी। कल तक जो अम्मी को घूर घूर कर देखा करती, आज मिन्नतों पर उतर आई। देखो शमीम, तुम भी औरत हो, मैंने कभी तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कहा, फिर आखिर तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रही हो? ये घर सदियों से हमारा है। लेकिन अगर अब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं ही अपना ठिकाना कहीं और तलाश कर लेती हूँ। लेकिन खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। उस औरत ने हाथ बांधते हुए अम्मी की मिन्नत की और फिर कहीं अचानक से गायब हो गई। अब अम्मी को पक्का यकीन हो चुका था कि ये उन्हीं तावीज़ों का असर है जो इमाम साहब ने हमें दिए थे। बस उस दिन के बाद हमारे घर में फिर कोई और नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। बहुत जल्द मेरे भाई ने इस दुनिया में जन्म लिया और आज हम लोग जवान हैं। आज भी जब कभी हम अम्मी को वो वाकया याद दिलाते हैं तो वो अब भी एक लम्हे को खौफजदा जरूर हो जाती हैं। हालांकि आज उस इलाके में बहुत सारे फ्लैट बन गए हैं, मगर हकीकत ये थी कि वो जगह पहले हिंदुओं का शमशान हुआ करती थी और शायद यही वजह थी कि वहाँ खबीस रूहों का मस्कन बन चुका था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।